हेलो बच्चों। तो जैसा कि साइंस का एग्जाम हो चुका है, अब आप ढूंढ रहे होंगे सोल्यूशन कि आप जो एग्जाम में करके आए हैं उसका सोल्यूशन क्या है। हम सॉल्व कर रहे हैं सेट नंबर 3। वैसे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ आगे पीछे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन के जो आंसर हैं उन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलो बगैर किसी देरी के क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एमसीक्यू दिए गए हैं। क्या पूछा गया, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन फ्रॉम देयर ऑक्साइड। आप ओर को उनके ऑक्साइड ओर से एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। रिडक्शन विद कार्बन, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, तो जो कार्बन रहता है वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो है हमारा करेक्ट आंसर। फर्स्ट का कौन सा है, ए वाला। फिर बढ़ते हैं सेकंड वाले पर आते हैं। सेकंड वाला क्या दिया हुआ है, पी। यहां पर हमें क्या करना है, कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन में हमें क्या क्या निकालना है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वो चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर p की वैल्यू निकाल रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं, इसका p निकालना है, q निकालना है, q के बाद r निकालना है, और अगर हम बात करें s निकालना है। p इक्वेशन क्या दी है, PAl प्लस QH2O, और अगर हम बात करें ये रिएक्ट होकर बनती है RAl2O3, और अगर हम ध्यान दें यहां पर क्या आ जाता है, SH2। S कितना आ जाता है, H2। अब हम क्या करते हैं, इसको रखकर चेक करते हैं। एल्यूमिनियम कितने हैं, यहाँ पर 2 है। एल्यूमिनियम कितने हैं, 2। तो 2 वाला ऑप्शन कौन कौन सा है, एक तो बी वाला है और एक कौन सा वाला है, सी वाला। चलो बी वाला रख के चेक करते हैं। 2 एल्यूमिनियम, 3 क्या हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन। इस साइड 6 हाइड्रोजन होंगे क्या, लास्ट में कितना लिखा हुआ है 1, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, यानी जो बी वाला है ये तो गलत है। थर्ड वाला रख के चेक करते हैं, क्या थर्ड वाला है यहाँ पर, तो 2 एल्यूमिनियम, कितने एल्यूमिनियम हो गए, 2 एल्यूमिनियम। 3 रखना है कहां पर, आगे। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 6 हाइड्रोजन, 1, 1 इंटू एल्यूमिनियम 2, तो कितने, 2 एल्यूमिनियम, 2 इस साइड 2 इस साइड हो गए, और 1 का O3 से इंटू करते तो कितना हो जाता, 3 हो जाता। अब ध्यान दिया, अगर यहां पर जाए H2 की जगह अगर हम 3 लगाएं, 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 6 यहां पर थे, हाइड्रोजन 6 यहां पर हो जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, इसका सी वाला। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी वाला। इसका आंसर क्या है, 2, 3, 1, 3। अगर आप रख के चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या इक्वेशन बनने वाली है हमारी यहाँ पर, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3H2O, और अगर हम ध्यान दें ये कितना है, 1 इंटू एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन 3 है, और यहां पर ये कितना है 3H2। तो अगर आप ध्यान दें 2 एल्यूमिनियम, यहां पर 2 एल्यूमिनियम, कितने हाइड्रोजन है 6, 3 2 6, कितने ऑक्सीजन है 3, यहां पर कितने हो गए 3। तो सेकंड वाले का आंसर कौन सा है, सेकंड वाले का है ऑप्शन सी। सेकंड का कौन सा है, ऑप्शन सी। अब यहां पर अगर हम बात करें इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या बोला गया, गिवन बिलो आर द स्ट्रक्चर ऑफ सम हाइड्रोकार्बन। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हाइड्रोकार्बन के हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया सिलेक्ट द 2 स्ट्रक्चर विच आर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। अगर फर्स्ट वाला देखें ये डबल बॉन्ड वाला यानी अल्कीन है, ये वाला देखें तो ये भी कौन सा है, अल्कीन। बट इनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड और सिर्फ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, बट यहाँ पर क्लोरीन जुड़ी है। यानी फर्स्ट और फोर्थ तो एक जैसे नहीं है। कौन कौन सा है, 4 यहाँ पर कितने हैं, कार्बन, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, ये भी क्या है, कार्बन, जो कि सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड। आपने आइसोमर्स पढ़ा था जिनका स्ट्रक्चर अलग होता है बट नंबर ऑफ एटम कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। तो सेकंड और फोर्थ, यहाँ पर स्ट्रक्चर सेम कौन से हैं, सेकंड और फोर्थ। अब अगर हम बात करें जो सेकंड और फोर्थ वाला ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर है हमारा सेकंड और फोर्थ का बी। कौन सा वाला है, बी वाला। तो थर्ड का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी। थर्ड का ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, बी वाला। अब यहां पर अगर हम देखा जाए फोर्थ में हमसे क्या पूछ रहे हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कॉमन रिएक्शन यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल। हाइड्रोजनेशन हम किस तरीके से करते हैं, इट इज एन एडिशन रिएक्शन। एडिशन तो होता नहीं है क्योंकि वेजिटेबल ऑयल कैसे रहते हैं, सैचुरेटेड। अब अगर ध्यान दिया जाए इट टेक्स प्लेस इन द निकल, नहीं, कैटलिस्ट का यूज नहीं कर रहे हैं। द प्रोडक्ट कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड, नहीं। अब यहां पर ध्यान दिया जाए इट इज एन एडिशन रिएक्शन, ये एक एडिशन रिएक्शन है जो कि किसके प्रेजेंस में होता है, एसिड कैटलिस्ट के। तो अगर आपको याद होगा कंसंट्रेटेड H2SO4 का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं ताकि वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी वगैरह को हम क्या कर सके, हाइड्रोजनेशन कर सके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, फोर्थ का है डी वाला। फोर्थ का कौन सा वाला है, डी वाला। फिफ्थ का लास्ट में देख लेते हैं जल्दी से, फिफ्थ का क्या है, Which of the given option represent a family of salt? इनमें से family of salt क्या है,
NaCl Na2SO4 CaSO4, K2SO4 Na2SO4 CaSO4 MgSO4। अगर आप ध्यान दें फर्स्ट वाले के अलावा एक भी यहां पर करेक्ट नहीं है, तो फिफ्थ का आंसर कौन सा रहेगा? ए। फिफ्थ का आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला। अब जल्दी से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दिया है क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां पर अगर ध्यान दिया जाए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछ रहे हैं? सिलेक्ट अ पेयर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से हैं? तो अगर आप ध्यान दें जो हिबिस्कस है और मस्टर्ड है, ये दो ऐसे फ्लावर रहते हैं जो कि कैसे रहते हैं? बाइसेक्सुअल। तो 6 का बी वाला ऑप्शन कैसा है हमारा? करेक्ट। 6 का बी वाला ऑप्शन कैसा है? करेक्ट। फिर अगर हम बात करें 7 का क्या है? द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल। पोलन ट्यूब क्या करती है? नीचे की ओर ग्रो करती है, क्योंकि ओवरी क्या करती है? केमिकल रिलीज करती है, जो कि किसका एग्जांपल है? कीमोट्रोपिज्म का। तो 7 का ऑप्शन कौन सा है? डी। 7 का कौन सा है? डी वाला। अब आते हैं 8 पर, मैच द पेयर करना है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को मिलाते हैं। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विद द स्पर्म। आपका जो 8th वाला कर रहे हैं हम, एग जो रहता है वो स्पर्म से कहां पर मिलता है? ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। तो ओविडक्ट कौन सा वाला ऑप्शन है? थर्ड। तो फर्स्ट के साथ कौन सा रहना चाहिए? थर्ड। बी वाला पढ़ते हैं, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो। इम्प्लांट कहां पर होता है? एम्ब्रायो यूट्रस में। कहां पर होता है? यूट्रस में, जो कि कौन सा वाला ऑप्शन है? सेकंड वाला ऑप्शन। मिलाकर देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन है? थर्ड और सेकंड। थर्ड और सेकंड आना चाहिए, थर्ड सेकंड नहीं है, थर्ड फर्स्ट है, फोर्थ फर्स्ट है। तो लास्ट वाला ऑप्शन कौन सा वाला ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा वाला ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो 8 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। 9th पर आते हैं, क्या कह रहे हैं? द प्लांट हार्मोन प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। या हम बात करें रैपिडली सेल क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा साइटोकाइनिन क्या करता है? प्लांट की हेल्प करता है ताकि लार्ज नंबर में वो सेल को क्या कर सके? डिवाइड कर सके। तो 9th का ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी वाला। 9th का कौन सा है? बी वाला। 10th पर आते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड आपने देखा होगा, वो पर्टिकुलर मोड रहता है जिसमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किसी और पे डिपेंडेंट रहता है। तो यहां पर केवल और केवल कैस्केटा ऐसा है जो कि क्या करता है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। तो 10th का ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। 10th का ऑप्शन कौन सा है? सी वाला। 11th पर आते हैं, 11th क्या है? A candle flame is placed in front of a reflecting surface of a convex mirror। आपने क्या करा है? एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसके सामने एक कैंडल को रखा है, ऑफ फोकल लेंथ f। इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या है? f। तो हमने कंसिडर कर लिया इसकी फोकल लेंथ f है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहां पे रखा है? डिस्टेंस अगर आप ध्यान दे वो मिरर से कितनी दूरी पर है? f। अब ये बताओ जो फोकल लेंथ है वो कितनी है? f। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? f। यानी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? फोकस के बराबर है। तो जब भी हम फोकस पे रखते हैं जो इमेज बनती है वो कहां पर बनती है? सेम साइड। अब यहां पर अगर ध्यान दिया जाए, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, क्या बोला इन्होंने? इनफाइनाइट डिस्टेंस। आपको कॉन्वेक्स मिरर के केसेस याद होंगे, अगर इंफिनिटी पर रहता है तो वो कहां पर बनता है? फोकस पर बनता है। और अगर हम बात करें फोकस और पोल और इंफिनिटी के बीच में रहता है तो कहां पर बनता है? पोल और फोकस के बीच में। तो पोल और फोकस के बीच में कौन सा वाला है? एट इनफिनाइट डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर ऑफ द एट द प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड द मिरर एट 2f। और अगर हम बात करें यहां पर बिहाइंड द मिरर एट अ डिस्टेंस f/2। आपका जो डिस्टेंस होगा f का आधा होगा। तो आपको पता होगा f के आगे तो बन नहीं सकता है, f के पीछे बनेगा। तो 11th का कौन सा वाला ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से करते हैं, आगे वाले पर आते हैं। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। The size of the molecule of air is larger than the wavelength of visible light। जो साइज रहता है एयर के मॉलिक्यूल्स का वो कैसा रहता है? बड़ा रहता है वेवलेंथ से। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। ऑप्शन कौन सा है इसका? ए वाला। फिर आते हैं 13th वाले पर, इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल सर्किट रहती हैं उनके ऊपर अलग अलग कलर चढ़े रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा लाल कलर का वायर, काले कलर का वायर, हरे कलर का वायर। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? रेड फॉर लाइव वायर। तो रेड कलर किसका रहता है? लाइव वायर का। ग्रीन फॉर न्यूट्रल वायर। नहीं, ग्रीन किसका रहता है? ग्रीन रहता है अर्थ वायर का। ऑप्शन नंबर ए गलत है।
रेड फॉर लाइव वायर, ब्लैक फॉर न्यूट्रल वायर, ग्रीन फॉर अर्थ वायर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? बी। कौन सा वाला करेक्ट है? बी वाला, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन अर्थ वायर है, ब्लैक न्यूट्रल वायर है और रेड कौन सा है? लाइव वायर। 14th वाले पर आते हैं। 14th हमें क्या बता रहे हैं? द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड डज नॉट डिपेंड ऑन। सोलेनॉइड के अंदर करंट किस चीज क्या कहते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो किस चीज पे डिपेंड नहीं करती? सबसे पहला नंबर ऑफ टर्न, जितने ज्यादा टर्न रहेंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, ये तो करेक्ट है। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग फ्रॉम द सोलेनॉइड, आपका जो डायरेक्शन रहता है वो फिक्स रहता है लाइक बार मैग्नेट, तो ये भी गलत है। मटेरियल ऑफ द कोर इज फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, जितने अच्छे मटेरियल से बनेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ये भी करेक्ट है। रेडियस ऑफ द कॉइल, क्या रहता है? रेडियस ऑफ द कॉइल, तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? डी वाला। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? डी वाला। 15th वाले पर आते हैं। 15th में हमसे क्या कह रहे हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? इट सेट इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इसको सस्पेंड फ्रीली करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ में हो जाता है, ये तो करेक्ट है। इट हैज अट्रैक्टिव पावर, वो अट्रैक्ट भी करता है, ये भी करेक्ट है। इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये भी प्रोड्यूस करता है, तो ऑप्शन कौन सा बचता है? डी वाला। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ बार मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट साउथ से नॉर्थ रहती है, तो इनकरेक्ट कौन सा है? डी। इनकरेक्ट कौन सा है? डी वाला। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अदर देन एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक के अलावा which of the given biotic component are not required to make an aquarium with small herbivore fishes self containing system। यहां पर आप यहां पर क्या करेंगे? इनमें से कौन सा वाला बायोटिक कंपोनेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे? aquatic plant and aquatic animal, terrestrial plant and terrestrial animal, decomposers as bacteria and fungi, consumer as clone fishes and sea अर्चिन्स। तो अगर आप ध्यान से देखें सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारा ऐसा है, मतलब इन दोनों में जो कि क्या कर सकता है? करेक्ट ऑप्शन दे सकता है। तो 16th में सेकंड और थर्ड का कौन सा है? बी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी, क्योंकि यहां पर सेकंड और थर्ड ऐसे बायोटिक कंपोनेंट हैं जिसकी प्लांट को किसी भी प्रकार से जरूरत नहीं है। अब असर्शन रीजन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा जा रहा है? ब्रास इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग कॉपर देन डिसॉल्विंग टिन इनटू इन अ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। आपने ब्रास का नाम सुना होगा। ब्रास को हम क्या करते हैं? जिंक के साथ करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है टिन, यानी असर्शन कैसा है? गलत। असर्शन गलत है। अब रीजन देख लेते हैं। द प्राइमरी मेटल ऑफ ब्रास इज कॉपर, ये तो करेक्ट है, रीजन सही है, असर्शन गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। सॉरी, ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। ऑप्शन कौन सा है? डी। तो 17th का कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन होगा। 18th वाले को अगर हम पढ़े, क्या दिया हुआ है? यूज ऑफ जूट बैग्स फॉर शॉपिंग रिड्यूसेस पॉल्यूशन। तो जूट कैसा रहता है? नेचुरल मटेरियल का रहता है, उससे पॉल्यूशन रिड्यूस होता है। आप हार्मफुल चीजों को इस्तेमाल नहीं कर रहे, करेक्ट है। जूट इज बायोडिग्रेडेबल एंड इट्स बैग मे बी रीयूज, तो इनको हम रीयूज भी कर सकते हैं, तो पॉल्यूशन रिड्यूस करेगा। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ए। कौन सा होगा? ए वाला। फिर अगर हम ध्यान दें 19 कौन सा है? इन आर एक्शन ऑफ राइटिंग और टॉकिंग, जब हम क्या करते हैं? लिखते हैं या बात करते हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है? मसल्स के साथ कम्युनिकेट करता है। आपने नर्वस कंट्रोल के बारे में पढ़ा होगा, तो ये करेक्ट है। क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स फ्रॉम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्रेनियल नर्व्स जो कि क्या रहती है? स्पाइनल नर्व फ्रॉम द पेरिफेरल। जो क्रेनियल नर्व्स रहती है वो कहां से अराइज होती है? वो अराइज होती है ब्रेन से। कहां से अराइज होती है? ब्रेन से। और जो स्पाइनल नर्व्स रहती हैं वो कहां से आती हैं? वो आती हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। दोनों मिलकर क्या बनाती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दोनों करेक्ट है, बट वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका कौन सा होगा? बी वाला। कौन सा वाला होगा? बी वाला। 20th में क्या दिया है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती है वो एक्चुअल में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। असर्शन करेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अ बार मैग्नेट इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये भी करेक्ट है, बट वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं होते, वो इसका करेक्ट रीजन होना था। तो दोनों सही है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। तो यहाँ पर हमारे ये सारे क्या हो जाते हैं? सॉल्व हो जाते हैं। जल्दी से आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वाले टॉपिक पर। वेरी शॉर्ट में क्या दिया है? 21st। कौन सा वाला कर रहे हैं? 21st वाला कर रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। 21st में क्या दिया है?
लिस्ट द पॉसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन डीकंपोजिशन रिएक्शन। आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन में कौन कौन सी एनर्जी लगती है, या तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, सनलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइट, जो कि क्या होता है, फोटो डीकंपोजिशन। फिर अगर हम बात करें दूसरा, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। फिर सनलाइट हो गई, और इसके अलावा हम हीट का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन। तो ये क्या है, हमारे तीन ऑप्शन है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं। यहां पर इलस्ट्रेट एनी वन विद अ सूटेबल एग्जांपल, एक को हमें क्या करना है, एग्जांपल से बताना है। तो हमें पता है जब हम क्या करते हैं, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के मदद से क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो वो किस में टूट जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। क्या हो जाता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इसी का बी वाला क्या दिया हुआ है, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। कौन से वाले हैं, हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड यानी जिसमें पानी है, पानी वाले को हम क्या कर रहे हैं, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में हीट कर रहे हैं। जब आप हीट करोगे तो जो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट रहेगा, कौन सा रहेगा, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट रहेगा, उसके अंदर से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, वो अपना ब्लू कलर चेंज करके व्हाइट में आ जाएगा, क्योंकि पानी क्या हो जाता है, हट जाता है। आप एक केमिकल रिएक्शन लिखकर आए होंगे कि फेरस सल्फेट को जब हमने ब्रेक डाउन करा, किसके मदद से, हीट के मदद से वो ब्रेक डाउन हुआ। 20 सेकंड वाले पर आते हैं। 20 सेकंड में हमसे क्या पूछ रहे हैं, एक केमिकल कंपाउंड है एक्स, जिसको हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो जो एक्स है वो हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। आपको क्या करना है, और बताया गया, इसको जम्स वगैरह किल करने के लिए भी यूज करते हैं। आइडेंटिफाई करो, एक्स ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या रहता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। और अगर ध्यान दिया जाए, क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना, राइट द मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन अलोंग विद द केमिकल इक्वेशन। इसको आप बनाते कैसे हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन, क्विक लाइम के ऊपर से क्लोरीन गैस को पास करते हैं। आपने देखा होगा NaOH को बनाते समय जो क्लोरीन गैस निकलती है उसे हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर से पास करते हैं, तो ये क्या बना लेता है, CaOCl2। क्या बना लेता है, CaOCl2। अब यहां पर अगर ध्यान दिया जाए, आगे हमसे क्या पूछा गया, 23rd क्वेश्चन पर आते हैं। 23rd लिखते हैं। अब 23rd में क्या बोला गया, स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ वेन इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें वेन्स का सबसे ज्यादा क्या यूज रहता है, तो वेन्स क्या करती हैं, हम कर रहे हैं 23rd। वेन्स का काम रहता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन सा वाला ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसे क्या करना, अलग अलग बॉडी पार्ट से, कहां से, अलग अलग बॉडी पार्ट से कलेक्ट करना रहता है, और कहां तक पहुंचाना रहता है, हार्ट तक पहुंचाना रहता है। वेन का काम क्या रहता है, वेन का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, और कैरी करके कहां तक पहुंचाना, डिफरेंट बॉडी पार्ट से हमारे हार्ट तक पहुंचा देना। और क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, इसमें हमसे पूछा गया, व्हाई डू दे नॉट नीड थिक वॉल्स। इनकी जो थिक वॉल्स क्यों नहीं रहती, ये हमसे पूछा गया है। तो ये क्या करती हैं, लेस प्रेशर में, कौन से वाले प्रेशर में, लेस प्रेशर में ब्लड को क्या करती हैं, पंप करती हैं, जिसके वजह से इनकी जो वॉल्स रहती हैं वो काफी ज्यादा थिन रहती, कैसी रहती हैं, थिन रहती हैं। तो ये हो गया हमारा 23rd क्वेश्चन। 24th वाले क्वेश्चन पर जल्दी से आ जाते हैं। 24th में हमसे क्या पूछ रहे हैं, सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम विच दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर। तो जो सेक्स रहता है बच्चे का वो किस पे डिपेंड करता है, फादर पे। आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है, तो हम क्या करते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं। जो मेल रहते हैं, कौन रहते हैं, मेल रहते हैं एज अ फादर, उनके पास जो 23rd क्रोमोसोम रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। वो कैसा रहता है, मिसमैच रहता है। कैसा रहता है, मिसमैच्ड रहता है। मिसमैच क्यों रहता है, क्योंकि हो सकता है एक स्पर्म के पास कौन सा वाला आ जाए, एक्स आ जाए, और एक के पास कौन सा आ जाए, वाई आ जाए। जब ये फीमेल के ओवम से मिलते हैं, किससे मिलते हैं, फीमेल के ओवम से मिलते हैं, तो अगर यहां पर एक्स वाला फीमेल के एक्स तक पहुंचता है तो ये क्या बन जाती है, गर्ल बन जाती है। तो फादर का एक्स वाला क्रोमोसोम आने के कारण वहां पर क्या आ गई है, गर्ल चाइल्ड। और अगर
फीमेल के एक्स वाले सेल के साथ फादर का वाई वाला सेल मिलता है तो वहां पर क्या आ जाता है, बॉय आ जाता है। क्या आ जाता है, बॉय आ जाता है। तो हम कह सकते हैं हाँ, फादर के 23rd क्रोमोसोम के कारण जो बच्चों का सेक्स रहता है वो क्या होता है, डिसाइड होता है। वो क्या होता है, डिसाइड होता है। 25th में क्या कह रहे हैं, 25th में आपको ए और बी दोनों में से क्या करना है, एक करना है। पहले हम फर्स्ट वाला करेंगे, फिर हम सेकंड वाला करेंगे। यहां पर फर्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट वाला क्या दिया है, अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग हिज टेक्स्ट बुक। एक बच्चा है जिसको पढ़ने में क्या होती है, दिक्कत होती है, वो अपनी टेक्स्ट बुक रीड नहीं कर पाता है, बट कैन रीड ब्लैक बोर्ड क्लियरली व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। वो दूर बैठा है, दूर बैठ के ब्लैक बोर्ड देख ले रहा है, उसकी दूर की नजरें अच्छी है बट पास की नजर कैसी है, कमजोर। आपने देखा होगा जिन लोगों को दूर का दिखाई नहीं देता है उन्हें क्या हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया। तो इस बच्चे को क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। अब यहां पर हमसे पूछा गया लिस्ट 2 रीजन ड्यू टू विच दिस डिफेक्ट अराइज। तो ये बच्चों में क्यों अराइज हो जाता है, क्योंकि जो हमारी क्या रहती हैं, आंखें रहती हैं, वो लाइट रेस को जल्दी क्या नहीं कर पाती हैं, कन्वर्ज नहीं कर पाती। जब लाइट रेस जल्दी कन्वर्ज नहीं होती है तो हमारी जो इमेज रहती है वो प्रॉपर नहीं बन पाती है। आप यहां पर नेचर ऑफ लेंस बताएं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसे करेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हम कौन सा कर रहे हैं, 25th कर रहे हैं शायद, हाँ 25th कर रहे हैं। 25th में बच्चे को जो दिक्कत है वो कौन सी वाली है, हाइपरमेट्रोपिया। कौन सी वाली है, हाइपरमेट्रोपिया, क्योंकि उसका जो डिस्टेंट विजन है, कौन सा वाला विजन है, डिस्टेंट विजन है, वो क्लियर है, बट जो नियर बाय विजन है वो कैसा है, अनक्लियर है। वो कैसा है, अनक्लियर है। यहां पर अगर हम ध्यान दें, जब हाइपरमेट्रोपिया होता है तो वहां पर आपको क्या हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया में आपकी जो आई बॉल रहती है वो काफी ज्यादा कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। आई बॉल कैसी हो जाती है, आई बॉल हो जाती है लॉन्ग। आई बॉल कैसी हो जाती है, लॉन्ग। और अगर हम बात करें जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस रहता है आंखों के अंदर वाला, कौन सा वाला, कॉन्वेक्स लेंस आंखों के अंदर वाला, वो लाइट को क्या नहीं कर पाता है, कैन नॉट कन्वर्ज, वो जल्दी से कन्वर्ज नहीं कर पाता है, जिसके कारण वहां पर हम क्लियर तरीके से नहीं देख पाते। ये डिफेक्ट हो गया, ये उसके दो कारण हो गए। इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, आपको लाइट रेस को जल्दी क्या करना है, मिलाना है। जल्दी मिलाने के लिए हम कौन सा वाला लेंस इस्तेमाल करेंगे, कन्वर्जिंग। कौन सा वाला करेंगे, कन्वर्जिंग। जो कौन सा वाला रहता है, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा रहता है, कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया इसका ए वाला पार्ट, और ये वाला कौन सा हो गया, बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट करते हैं, क्या पूछ रहे हैं, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ लाइट falling obliquely on the refracting faces of a triangular glass prism and mark the angle of deviation। हमें क्या करना है, ग्लास प्रिज्म, कौन सा वाला, ग्लास प्रिज्म में से क्या करना है, ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म में से एक लाइट को निकालना है और एंगल ऑफ डेविएशन बनाना है। चलो बनाते हैं। सबसे पहले ये क्या बन गया हमारा, ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म, ए वाला पार्ट, ये बी, और ये क्या हो गया, सी। यहां पर लाइट रे आती है, क्या कर जाती है, इंसिडेंट कर जाती है। मीडियम चेंज होने के कारण सबसे पहले हम इसकी क्या बना लेते हैं, नॉर्मल बना लेते हैं। नॉर्मल एयर से जब इसके अंदर जाएगी तो ये कैसा रहता है, डेंसर। कैसा रहता है, डेंसर। इसको जाना था, इसको अपना एक्चुअल पाथ जो फॉलो करना था वो कौन सा वाला करना था, ये ग्रीन वाला। कौन सा वाला करना था, ग्रीन वाला। बट ये लाइट रहती है जो कि क्या कर जाती है, मुड़ जाती है। लाइट क्या कर जाती है, नॉर्मल की तरफ आ जाती है। तो ये लाइट रे क्या कर गई, नॉर्मल के तरफ आ गई। अब जब ये बाहर निकलेगी तो ये कौन से वाले मीडियम में जाने वाली है, इसकी नॉर्मल हमने बना दी, ये जाने वाली है बाहर। डेंसर से रेयरन में जाने वाली है, मतलब ये इससे दूर जाने वाली, तो ये चली गई यहाँ पे। बट इसको जो एक्चुअल पाथ लेना था, कौन सा वाला पाथ लेना था, एक्चुअल पाथ लेना था, वो कौन सा वाला लेना था, येलो वाला। कौन सा वाला लेना था, येलो वाला। तो हम क्या बता सकते हैं, हमसे पूछा एंगल ऑफ डेविएशन, लाइट कितनी ज्यादा डेविएट करती है। तो आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला जो एंगल, अगर आपने क्लियर बनाया होगा तो आपको समझ में आया होगा, ये एंगल कौन सा है हमारा, एंगल ऑफ डेविएशन। कौन सा वाला है ये हमारा, एंगल ऑफ डेविएशन। येलो कलर आपको क्लियर दिख रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। अब यहां पर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। 25th हमारा हो गया है, 26 पर आएंगे। अब 26 में हमें क्या दिया है, 4 रजिस्टर ईच ऑफ 2 ओम। यहां पर कितने रजिस्टर हैं, 4 रजिस्टर है। कितने रजिस्टर हैं, 4 रजिस्टर है। कितने ओम वाले हैं, 2 ओम वाले। इनको ज्वाइन करा गया एंड टू एंड, ABCD स्क्वायर के शेप में। आपको एप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाना है, हम लगा देंगे। और अगर हम बात करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पर फाइंड करना है।
अगर आप स्क्वायर को देखें, जब स्क्वायर को हम ओपन करेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, यानी चारों जो रजिस्टर है वो कैसे कनेक्शन में है, वो है सीरीज कनेक्शन में। कौन से वाले कनेक्शन में है, सीरीज कनेक्शन में है। अब हमसे पूछा गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। सीरीज में हम क्या करते हैं, सभी को प्लस कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 8 ओम। कितना हो गया 8 ओम। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि है सेक्शन सी। कौन सा वाला है, सेक्शन सी। 27th वाले पर आ गए हैं। 27th में अगर हम ध्यान दें क्या पूछा जा रहा है हमसे, स्टेट द चेंज दैट इज ऑब्जर्व। एक चेंज ऐसा बताओ जो यहां पर होता है। चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर को हमने क्या करा है, रखा है चाइना डिश के अंदर, और इसको बर्नर से हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर नेम द फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज एंड राइट केमिकल इक्वेशन। यहां पर क्या करना है, केमिकल चेंज बताना है। तो जब आप क्या करेंगे, कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो वो क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड। और अगर हम बात करें कॉपर ऑक्साइड कैसे बन जाती है, क्योंकि यहां पर हो जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब भी कॉपर को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे वो काफी जल्दी क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। अब अगर यहां पर आगे देखा जाए क्या पूछा गया, हाउ इज दिस रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम दैट अगर व्हेन कॉपर वेयर्स केप्ट इन ओपन एयर स्लोली लूज शाइनी सरफेस। अब सबसे पहले आपने देखा होगा इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट के मदद से कर रहे हैं। किसके मदद से कर रहे हैं, हीट के मदद से कर रहे हैं। बट अगर हम बात करें जब हम एयर के प्रेजेंस में रखते हैं, कॉपर बीइंग लेस रिएक्टिव, कॉपर कैसा रहता है, लेस रिएक्टिव रहता है। तो ये जो रिएक्शन है ये कैसा है, डिफरेंट है। क्यों है, ड्यू टू लेस रिएक्टिव रिएक्शन लिख दिया मैंने। यहां पर क्या आएगा, लेस रिएक्टिव कॉपर कैन नॉट एड ऑक्सीजन फास्ट व्हेन केप्ट इन ओपन एयर। जब इसको हम क्या करते हैं, ओपन एयर में रखते हैं तो वो ज्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि वो लेस रिएक्टिव रहता है। हीट के कारण यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ये किसकी वजह से हुआ, हीट की वजह से हुआ। सेकंड वाले में क्या पूछ रहे हैं, डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट सेटअप टू डेमोन्स्ट्रेट एल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेनिंग हाइड्रोजन बट नॉट कैटेगराइज एज एसिड। आपको क्या करना है, यहाँ पर रीजन भी देना है। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप ध्यान दें, आपको क्या पता है, जो एल्कोहल रहता है और ग्लूकोज रहता है, पानी में जब भी हम उसको क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो वो क्या नहीं करता है, H प्लस आयन को रिलीज नहीं करता है। H प्लस आयन को रिलीज ना करने के वजह से वहां पर वो क्या नहीं कर पाता है, अपने आप को एसिड की कैटेगरी में नहीं रख पाता। क्या नहीं कर पाता है, एसिड की कैटेगरी में नहीं रख पाता है। फिर हमसे पूछा यहां पर आप अपने रीजन को जस्टिफाई करिए। जब हम क्या करते हैं, ग्लूकोज के सोल्यूशन में या अल्कोहल के सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर करंट पास नहीं हो पाता है क्योंकि वहां पर आयन प्रेजेंट नहीं रहते हैं। अब 29 वाले में क्या पूछ रहे हैं, व्हाई इज डबल सर्कुलेशन इन वर्टिब्रेट नोन एज डबल सर्कुलेशन। हमारे अंदर जो क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, उसको डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं। तो इसका रीजन हम क्या करते हैं, इन्हें बता देते हैं। इसका रीजन हम क्या बताएंगे, हम कर रहे हैं 29। कौन सा कर रहे हैं, 29। तो जो वर्टिब्रेट्स रहते हैं, कौन रहते हैं, वर्टिब्रेट्स रहते हैं, उनके सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एक सिंगल टाइम होता है जब हमारा हार्ट क्या करता है, बीट करता है। हार्ट जब बीट करता है तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, कौन सा वाला रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, वो क्या करता है, हार्ट से बॉडी पार्ट तक जाता है। कहां तक जाता है, हार्ट से बॉडी पार्ट तक जाता है। ये हो गया वन टाइम। और सेम टाइम पर, कौन सा वाले टाइम पर, सेम टाइम पर जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, क्या रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, वो पूरी बॉडी से आता है हार्ट में, और हार्ट से कहां चला जाता है, ये पहले बॉडी से कहां पर आ गया, बॉडी से हार्ट में आ गया, और फर्दर ऑक्सीजन को लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को देने के लिए वो हार्ट से कहां तक चला जाता है, लंग्स तक। कहां तक चला जाता है, लंग्स तक चला जाता है, जिस कारण हम इसे क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन।
सिंगल टाइम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, पूरी बॉडी पार्ट में जाता है ताकि सेल को एनर्जी मिल सके, और डीऑक्सीजनेटेड कहाँ पर आ जाता है, लंग्स तक आ जाता है ताकि उसको हम प्रॉपर क्या कर सके, ऑक्सीजन सप्लाई कर सके। अगला क्या पूछा जाता है हमसे, यहाँ पर 29th हो गया, 30th पर आते हैं। हम आ गए थे क्वेश्चन नंबर 30th पर। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30th को पढ़ते हैं और इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, अ प्योर पी प्लांट हैविंग राउंड एंड येलो सीड। एक प्योर पी प्लांट है जिसके सीड कैसे हैं, राउंड एंड येलो। कौन से वाले हैं, राउंड एंड येलो। और हमें दिया है दोनों के दोनों कैसे हैं, कैपिटल। कैसे हैं दोनों के दोनों, कैपिटल। तो अगर हम बात करें इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हम लिखेंगे वो होने वाली है कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इस क्रॉस विथ अनदर प्योर पी प्लांट हैविंग रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। इसको हमने क्रॉस करवाया है दूसरे के साथ जो कि कैसा है, रिंकल्ड और ग्रीन। रिंकल्ड और ग्रीन वाले को हम क्या लिखेंगे, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये है स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। मैंने कॉमा इसलिए लगाया ताकि उसे हम क्या कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए। अब आपको क्या करना है, इनको सेल्फ पॉलिनेट करवाना है। अगर ये सेल्फ पॉलिनेट होते हैं तो सबसे पहले हमारी पेरेंट जनरेशन है, पेरेंट जनरेशन जिनको हम क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस अगर हम करवाएं, इसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आती है, पहले आर के साथ कोई भी वाई आ जाए तो आर वाई होगा, दूसरे आर के साथ भी कोई वाई आ जाए तो कैपिटल आर कैपिटल वाई होगा। तो यहां से आएगा आर वाई, यहां से आएगा आर वाई। तो जब इनका क्रॉस होगा, आर वाई को आप स्मॉल आर वाई के साथ क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। तो जो F1 प्रोजेनी रहने वाली है, कौन सी रहने वाली है, F1 प्रोजेनी रहने वाली है, वो हमेशा कैसे रहने वाली है, सेम। कैसी रहने वाली है, सेम रहने वाली है। कैसी आ जाएगी, वो आ जाएगी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्योंकि हमें पता है जो हमारा क्या रहता है, जीन रहता है, उसमें डोमिनेंट भी रहता है, रिसेसिव भी रहता है। F1 प्रोजेनी में सारे के सारे कैसे रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। अब व्हाट डू द सीड ऑफ F1 जनरेशन लुक लाइक। पहली जनरेशन के सारे सीड रहने वाले हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यानी सबको हम क्या बोल सकते हैं, राउंड एंड येलो। क्योंकि हमें पता है मेंडल के एक्सपेरिमेंट से कि F1 जो जनरेशन रहती है उसमें सारे के सारे कैसे रहते हैं, डोमिनेंट। कैसे रहते हैं, डोमिनेंट। अब अगर हम बात करें सेकंड वाले में, हमसे क्या पूछा जाता है, सेकंड में हमसे पूछा गया गिव द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स। F2 जनरेशन के पॉसिबल ट्रेड बताओ और अगर हम बात करें उसका रेशियो भी बताओ। तो अगर हम ध्यान दें, जो जनरेशन है कौन सी वाली, सेकेंड जनरेशन, उसमें राउंड और येलो होने वाले हैं। फिर अगर हम बात करें कौन से रहने वाले हैं, राउंड एंड ग्रीन। कौन से रहने वाले हैं, राउंड एंड ग्रीन भी रहने वाले हैं। फिर अगर हम बात करें जो रिंकल्ड है वो येलो के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाएगा। और अगर हम ध्यान दें, जो रिंकल्ड है वो किसके साथ बनाने वाला है, रिंकल्ड बनाने वाला है ग्रीन के साथ। आपको रेशियो पता होगा, रेशियो क्या होता है हमारा, 9:3:3:1। अब इन्होंने हमसे बोला तो नहीं है कि हमें चार्ट बनाना है, बट अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, उसको बनाकर देख सकते हैं ताकि हम क्या कर पाए, 100% श्योर हो जाए। पहले कैरेक्टर हो सकता है कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ सकता है, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है, स्मॉल आर के साथ क्या आ सकता है, स्मॉल वाई आ सकता है। सेम ये फर्स्ट का हो गया। और अगर हम बात करें सेकंड के साथ भी सेम हो सकता है, आर वाई, यहाँ पर आ गया आर वाई, यहाँ आ गया आर वाई। अगर हम क्रॉस करवाएं तो ये क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यानी क्या रहने वाला है हमारा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए। तो ये कौन सा हो जाएगा, आर आर वाई वाई, यानी राउंड और येलो। फिर अगर हम बात करें ये दोनों कौन से बनाएंगे, आर आर वाई वाई। फिर अगर हम बात करें ये कौन सा बनाएगा, आर आर वाई वाई। फिर अगर हम बात करें ये बनेगा आर आर वाई वाई। फिर ध्यान दिया जाए तो ये बनेगा आर आर वाई वाई, ये वाला बनेगा आर आर वाई वाई। फिर अगर हम ध्यान दें ये बनेगा आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वाला बनेगा हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर दोनों के दोनों कैसे हैं, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर ध्यान दिया जाए कौन सा आने वाला है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये आने वाला है आर स्मॉल आर। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, फिर बनेगा हमारा स्मॉल आर एक कैपिटल वाई दूसरा भी कैपिटल वाई। फिर अगर हम बात करें आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कौन सा बनेगा, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर बनेगा आर आर, ये आ जाएगा स्मॉल वाई। फिर ये बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लास्ट वाला बनेगा आर आर वाई वाई।
तो अगर हम ध्यान से देखें राउंड और येलो वाले कितने, राउंड येलो 1, राउंड येलो 2, राउंड येलो 3, राउंड येलो 4, राउंड येलो 5, फिर राउंड येलो 6, राउंड येलो 7, राउंड येलो 8, राउंड येलो 9। तो रेशियो कितना आ जाता हमारा, हमने लिखा 9। फिर कौन सा वाला है, राउंड और ग्रीन, यहां पर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई होना चाहिए, कैपिटल आर और दोनों स्मॉल वाई 1। फिर अगर हम बात करें 2, 2 के बाद कौन सा वाला है, 2 के बाद 3, तो इसका रेशियो कितना आ गया 3। रिंकल्ड और येलो, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, अगर आप देखें 1, 2, 2 के बाद ये कौन सा हो गया 3, तो रेशियो कितना आ गया, इसका रेशियो आ गया 3। और ये कितना बनता है, 1 बनता है, तो रेशियो कितना आ जाता है 1 आ जाता है, तो ये हमने बनाया। फिर अगर हम ध्यान दें लास्ट वाला क्या पूछ रहा है, स्टेट द रीजन ऑफ ऑब्टेनिंग सीड ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स इन F2 जनरेशन। जो F2 जनरेशन है वहां पर आपको सीड क्यों देखने को मिल जाते हैं नए ट्रेड्स के, क्योंकि हमें क्या पता है, थर्ड वाला लिख देते हैं यहां पर, इन F2 जनरेशन ऑल ट्रेड्स have possibility to show themselves। यहां पर अगर हम बात करें F2 जनरेशन में जो सारे ट्रेड्स रहते हैं उनके पास पॉसिबिलिटी रहती है कि वो अपने ट्रेड्स को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, क्योंकि जब दो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक आपस में क्या करती हैं, मीट करती हैं, तो उनके पास मौका रहता है कि एक रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को क्या कर सकता है, शो कर सकता है। फिर अगर हम ध्यान दें अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट। एक पर्सन है जो कि किस डिफेक्ट से चल रहा है, पॉइंट ऑफ द आई इज मच नियरर, उसका जो फार पॉइंट है वो काफी ज्यादा पास आ गया। तो आपने देखा होगा अगर आपको अभी चश्मा लगा होगा तो आप दूर का नहीं देख पाते, क्योंकि आपको क्या हुआ है, मायोपिया। इसका आंसर हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली कन्वे कर लेते हैं, मायोपिया है। ये डिफेक्ट क्यों होता है, ये डिफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट रेज बहुत ज्यादा दूर से आती हैं, जल्दी क्या कर जाती हैं, कन्वर्ज कर जाती है। जल्दी कन्वर्ज करने के कारण हम चाहते हैं कि वो थोड़ा और आराम से कन्वर्ज करे, तो थोड़ी देर तक उन्हें डाइवर्ज करवाना रहता है। तो हम कौन सा लेंस लगाते हैं, हम वहां पर लेंस लगाते हैं कॉनकेव। कौन सा लेंस लगाते हैं, कॉनकेव। लाइट जल्दी से क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, जल्दी से क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। यानी जो हमारा क्या है, आई लेंस है वो क्या हो चुका है, छोटा हो चुका है। तो हमारी जो आई बॉल रहती है उसकी शॉर्टनिंग हो जाती है, तो हम ज्यादा दूर का नहीं देख पाते हैं। इसका एक रे डायग्राम आप बना लेंगे, आंख का डायग्राम बना देंगे। अगर मैं आपको बना के दूं तो यहाँ पर आपने इस तरीके से एक डायग्राम बनाया होगा। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस लगाते हैं। तो ये कॉनकेव लेंस लगा लिया, जो लाइट रेज आने वाली थी दूर से वो क्या करेगी, थोड़ी दूर तक और ज्यादा डाइवर्ज करेगी। डाइवर्ज करने के कारण वो पहले जहां पर लेट मिल रही थी अब वो क्या मिल जाएगी, समय से मिल जाएगी। तो इस तरीके के आपने एक परफेक्ट डायग्राम बनाया होगा, ये मैंने नियरली परफेक्ट नहीं बनाया है। फिर अगर हम ध्यान दें अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं, नेम एंड स्टेट द रूल। आपको क्या करना है, नाम बताना है और उस रूल को क्या करना है, स्टेट करना है। तो जिसमें हम क्या करते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो आप लगाते हैं लेफ्ट हैंड थंब रूल। क्या लगाते हैं, लेफ्ट हैंड थंब रूल। हमें पता है कि हम क्या करते हैं, जो हमारी मिडिल फिंगर रहती है उसे करंट के डायरेक्शन में करते हैं। कहां करते हैं, करंट के डायरेक्शन में करते हैं। ये वाली फिंगर हमें कौन सा डायरेक्शन बताती है, मैग्नेटिक फील्ड का, और ये क्या बताती है, मैग्नेटिक फोर्स का। फोर्स कहां पे लग रही है ये कौन बताता है, थंब बताता है। कौन बताता है, थंब बताता है। फिर अगर हम बात करें यहां पर, इसको हम क्या करते हैं, करंट के डायरेक्शन में करते हैं, और ये क्या हो रहती है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड। क्या रहती है, मैग्नेटिक फील्ड रहती है। अब बात आती है, कंसिडर द फॉलोइंग 3 डायग्राम। 3 डायग्राम कंसिडर करना है, करते हैं। यहां पर जो Q है वो पॉजिटिव चार्ज है। आइडेंटिफाई एंड गिव रीजन द केस इन विच फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्जेस मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम कब रहने वाली है, जब डायरेक्शन कौन सा रहने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड का और करंट का सेम रहने वाला है, तब सबसे ज्यादा फोर्स क्या करी जाएगी, एक्सपीरियंस। तो मैक्सिमम कहां रहेगा, फर्स्ट में। मिनिमम कहां रहेगा, मिनिमम रहेगा जब आप क्या करते हैं, परपेंडिकुलर जाते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां हम बात करें 90 डिग्री है, जिसके कारण वहां पर क्या रहती है, मिनिमम रहती है। अब बात आती है 33rd की। इनको एक्सप्लेन मैंने इसलिए करा क्योंकि आप लिखेंगे तो भी सेम रीजन आएगा। 33rd पर आते हैं, इन अ फूड चेन। कहां पर, फूड चेन में जो डायरेक्शन रहता है वो यूनी डायरेक्शनल क्यों रहता है, 2 रीजन आपको बताना है।
दो रीजन में हम क्या बता देंगे। सबसे पहले जो एनर्जी रहती है जब वो कहां पर सबसे छोटे लेवल से दूसरे लेवल में जाती है तो काफी ज्यादा अमाउंट में जो एनर्जी रहती है वो हीट के फॉर्म में खत्म हो जाती है या एनर्जी एनवायरमेंट में लॉस्ट हो जाती है, जिसके कारण हम बैकवर्ड क्या नहीं कर सकते हैं, एनर्जी फ्लो नहीं कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सेकेंडरी और टर्शरी लेवल तक आते आते तक एनर्जी इतनी ज्यादा कम हो जाती है कि बैकवर्ड जाने पर वो एनर्जी उतनी नहीं पहुंच पाएगी, जिसके कारण वो क्या रहता है, यूनिडायरेक्शनल। If 10,000 जूल ऑफ इस एनर्जी इज अवेलेबल, प्रोड्यूसर के पास यानी फर्स्ट लेवल के पास कितनी है, 10,000 जूल। हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर हार्बिवोर होते हैं, फिर कार्निवोर होते हैं। कार्निवोर आते हैं सेकंड लेवल पे। 10,000 का 10% यानी प्राइमरी के पास कितना आने वाला है, 1,000। 1,000 का 10% यानी सेकेंडरी के पास कितना आने वाला है, 100 जूल। कितना आने वाला है, 100 जूल, क्योंकि 10% ही एनर्जी रहती है जो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाती है, जिसके कारण सेकेंडरी लेवल तक केवल और केवल 100 जूल की एनर्जी क्या कर पाएगी, पास कर पाएगी। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला तो अब हम कौन से क्वेश्चन पर आ गए हैं, अब हम आ गए हैं 34th क्वेश्चन पे। 34th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या बताया जाता है, कंसिडर द फॉलोइंग मेटल। हमें फॉलोइंग मेटल को कंसिडर करना है, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर और आयरन। does not react with oxygen at even high temperature। सिर्फ वो मेटल जो कि लेस रिएक्टिव रहते हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर क्या है, हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं। फर्स्ट का कौन सा कर रहे हैं, फर्स्ट। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, सिल्वर। कौन सा हो जाएगा, सिल्वर। फिर अगर हम बात करें इसका सेकंड वाला पार्ट क्या बताता है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर जाए तो सबसे ज्यादा कौन रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम। कौन करता है, एल्यूमिनियम। कैचेस फायर व्हेन केप्ट इन ओपन। आप या तो पोटेशियम ले लें या तो सोडियम ले लें, यहाँ पर क्या है हमारे पास, पोटेशियम। तो इसका थर्ड वाला क्या होगा हमारा, पोटेशियम। फोर्थ वाले में क्या पूछा, डज नॉट बर्न इन ऑक्सीजन। इसको आप क्या नहीं कर सकते हैं, ऑक्सीजन में बर्न नहीं कर सकते, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर्ड ऑक्साइड लेयर। ये ब्लैक कलर की ऑक्साइड लेयर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट। तो यहाँ पर सिर्फ कौन सा मेटल है जो ब्लैक कलर की ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, जो कि है हमारा कॉपर। कौन सा वाला है, कॉपर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cu। क्या आ जाएगा, Cu। अब इसका अगर हम बात करें, इसका जो अगला वाला पार्ट है, इसका सेकंड वाला पार्ट मेनली कौन सा वाला है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, जो कि क्या करती हैं, शोज एसिडिक एंड बेसिक नेचर। वो क्या करती हैं, एसिडिक और जो बेसिक नेचर रहता है दोनों को क्या करती हैं, शो करती हैं। उन्हें कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमें ऊपर से बताना है, तो ऊपर सिर्फ एल्यूमिनियम है जो कि कैसा रहता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उसकी क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख। देखिए तो हमने देखा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारी वो ऑक्साइड है जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर क्या करती है, शो करती है। हमसे बोला गया हमें क्या करना है, उनके रिएक्शन को दिखाना है एसिड के साथ और बेस के साथ। तो जब वो बेसिक बिहेवियर शो करती है तो हम उनको एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करती है क्या बना लेती है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। एसिडिक के साथ शो करती है तो जब वो एसिडिक बिहेवियर दिखाती है हम बेस के साथ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करने पर वो क्या बनाती है, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। क्या बनाती है, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। इसके बाद बात आती है एल्कलीज की। तो हमें पता है एल्कलीज हमारी वो बेसिस हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं। आप इसका एग्जांपल बता सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब बात आती है अगला, यहां पर हमें लिखना था, इस वजह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहां पर क्या इक्वेशन बनाना है, हम उसको बनाते हैं। विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्टेट द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मरकरी फ्रॉम इट्स ओर सिनेबार। आप सिनेबार से मरकरी को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम क्या करते हैं उसके बारे में यहां पर बता देते हैं। तो सिनेबार क्या होता है हमारा, सिनेबार होता है HGS। क्या होता है, HGS। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, सिनेबार को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सल्फाइड को जब एक्सट्रैक्ट करा जाता है वहां पर हम क्या करते हैं, रोस्टिंग। क्या करते हैं, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग से क्या आता है, यहां पर HgO प्लस SO2 क्या बन जाता है, HgO। HgO को फर्दर हम क्या करते हैं, और ज्यादा ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर हीट करते हैं तो क्या निकल जाता है, मरकरी। क्या निकल जाता है, मरकरी। तो हमने क्या देखा, सिनेबार से हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं।
फिर कॉपर का पूछा गया तो हम क्या करते हैं Cu2S को जब क्या करते हैं रोस्टिंग के प्रोसेस से निकालते हैं तो CuO बनता है, क्या बनता है CuO, और साथ में SO2 बन जाता है। फिर फर्दर CuO को Cu2S के साथ करते हैं, वहां पर हमारा जो कॉपर रहता है वो क्या हो जाता है एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो यही हमसे क्या करा गया था, पूछा गया था। अब यहां पर अगर ध्यान दिया जाए क्या बोल रहे हैं ये हमसे, सिल्वर एंड कॉपर आर्टिकल, जो सिल्वर और कॉपर आर्टिकल रहते हैं हम अपने घरों में यूज करते हैं, वो कुछ दिनों में अपना शाइनी सरफेस क्या करते हैं खो देते हैं। केमिकल कंपाउंड बताना है तो यहां पर सिल्वर करता है अपना नेचर हटा देता है, और जो कॉपर रहता है वो क्या करता है कार्बोनेट के साथ, कॉपर किसके साथ कार्बोनेट के साथ। क्या पूछा गया कि सिल्वर और जो कॉपर रहते हैं वो अपने शाइनी सरफेस को लूज क्यों कर देते हैं, क्योंकि जो कॉपर और क्या रहते हैं हमारे सिल्वर रहते हैं, जब वो कार्बोनेट और किसके प्रेजेंस में रहते हैं सल्फाइड के प्रेजेंस में रहते हैं, तो धीरे धीरे करके उनके ऊपर एक पर्टिकुलर लेयर आने लगती है। वही हमसे क्या करा गया था यहाँ पर पूछा गया था। अब आते हैं आगे, आगे हमसे क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 35 में हमें क्या करना है, एक एक्टिविटी करके शो करना है इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हम क्या कर रहे हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो हमने ये बना लिया रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब इससे हम क्या कर रहे हैं, एक रिफ्रैक्शन को कर रहे हैं। यहां पर आपको क्या बताना है, वाई एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, ठीक है। इमर्जेंट रे और जो आपकी कौन सी वाली रे रहती है इंसिडेंट रे, वो पैरेलल क्यों रहती है, ये आपकी इंसिडेंट रे आई, ये कौन सी वाली रे आ जाती है इंसिडेंट रे। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें, इंसिडेंट रे जब क्या करती है टकराती है तो वहां पर क्या रहती है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे, ये कौन सी है नॉर्मल रे। अब अगर हम ध्यान दें, जो ग्लास स्लैब है, क्या है हमारा ग्लास स्लैब है, वो कैसा रहता है डेंसर रहता है एयर के कंपैरिजन में, तो लाइट रे क्या कर जाएगी नॉर्मल के तरफ मुड़ जाएगी। कहां मुड़ जाएगी नॉर्मल के तरफ, बल्कि उसको जाना कहां था, उसको जाना था इस तरीके से आगे, व्हाइट लाइट को क्या करना था फॉलो करना था, बट वो क्या कर जाती है इस तरीके से आगे बढ़ती है। ये कौन सी वाली रे हो गई, ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी वाली रे हो गई रिफ्रैक्टेड रे। अब जब रिफ्रैक्टेड रे बाहर जा रही है तो यहां पर भी क्या आ जाता है नॉर्मल, क्या आ जाता है नॉर्मल। अब डेंसर से ये रेयरन में जा रही है तो अवे फ्रॉम कहां चली जाएगी नॉर्मल, अवे फ्रॉम कहां चली जाएगी नॉर्मल। तो हमसे बोला इंसिडेंट रे और जो ये वाली रे है जिसको हम क्या बोलते हैं इमर्जेंट रे, ये एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर हम ध्यान दें, जब ये क्या कर जाएगी यहां से बाहर आएगी तो दोनों एक दूसरे के कैसी रहेंगी पैरेलल रहेंगी, कैसी रहेंगी पैरेलल रहेंगी। और इसका कारण हमसे पूछा है, इसका कारण अगर हम बात करें, जब कंटिन्यूअस मीडियम चेंज होता है, क्या होता है कंटिन्यूअस मीडियम चेंज होता है, तो जो हमारी लाइट रे है यहाँ पर, अब जब वो रेयरर से डेंसर में जा रही थी तो वो कहां जाती है, वो टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाती है। कहां पर आ जाती है टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाती है। और डेंसर से जब वो रेयर में जाती है तो वो अवे नॉर्मल चली जाती है। कहां चली जाती है अवे नॉर्मल चली जाती है, जिस कारण अगर हम बात करें वहां पर वो क्या करती है पैरेलल जाती है इमर्जेंट रे के। अब देखिए, तो 35 के ए में हमसे ये पूछा, 35 के सेकंड में क्या पूछ रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को हमने कहा रखा है 30 सेंटीमीटर पे रखा है, तो हम लिख लेते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। यू कितना दिया हुआ है हमें, यू दिया है 30, यू कितना दिया है 30, तो यहां लिख लेंगे यू इज इक्वल टू 30। कोई सा मिरर रहे या लेंस रहे, हमेशा यू कैसा रहता है माइनस, यू कैसा रहता है माइनस। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस है कॉनकेव, कॉनकेव का एक्टिव फोकस कौन सी वाली साइड पे होता है माइनस वाले साइड पे, तो माइनस का 20, फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी -20, तो फोकल लेंथ देख लेते हैं -20। और कौन सा वाला है हमारा कॉनकेव लेंस, कौन सा वाला लेंस है कॉनकेव लेंस। आगे क्या पूछा जा रहा है, यूज लेंस फॉर्मूला, हमें लेंस फॉर्मूला बताना है और क्या बताना है इमेज फॉर्मेशन। तो हम क्या करते हैं इमेज फॉर्मेशन बताते हैं, 1/f हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, हम लगा रहे हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला में क्या आता है माइनस आता है, 1/v माइनस 1/u, 1/u माइनस से कहां चला जाएगा प्लस में, 1/f माइनस 1/u प्लस में आ गया 1/v, u f कितना है हमारा -20 प्लस u कितना है -30 इज इक्वल टू 1/v। 20 और 30 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 60। यहाँ पर 20 के टेबल में कितने बार में आता है 3 बार में, माइनस का माइनस प्लस का प्लस। 30 के टेबल में कितने बार में आएगा 2 बार में, नीचे का माइनस ऊपर 1/v।
प्लस माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो ये कितना होगा -3 और ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 60, 1/v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा -60/5। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -12 सेंटीमीटर। इमेज की पोजीशन कितनी है, -12, माइनस में आए यानी कौन सी वाली है, ये हमारी वर्चुअल और इरेक्ट। अब अगर हम बात करें आगे क्या पूछा जा रहा है हमसे, बी वाले क्वेश्चन पर आ गए हैं। A student wishes to study the image formation, एक स्टूडेंट है वो इमेज फॉर्मेशन पढ़ना चाहता है कॉनकेव मिरर की, यूजिंग कैंडल फ्लेम, ऑब्जेक्ट कैंडल फ्लेम है, ठीक है। स्टेट द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर एंड मेंशन द चेंज इन द इमेज फॉर्म if any that he observed when the candle flame is gradually moved away from the pole of the mirror। आप इसने सबसे पहले क्या करा, जो ऑब्जेक्ट है उसको पोल ऑफ द मिरर से दूर करा। तो आपने कॉनकेव मिरर के अलग अलग केसेस पढ़े होंगे, जैसे हम पोल और इन्फिनिटी के बीच में आते हैं, जो उसकी इमेज रहती है वो बिहाइंड द मिरर रहती है, जब फोकस पे आते हैं तो इमेज कहां चली जाती है, इन्फिनिटी पर। इस तरीके से वो मूव करते जाएगा और उसको हम क्या करते जाएंगे, 6 अलग अलग केसेस बता देंगे। अब यहां पर क्या करना है, डायग्राम बनाना था, तो आपने डायग्राम तो बता दिया होगा। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन डिस्टेंस इज नियरली इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो जब कहां पर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका हम क्या करते हैं, बता देते हैं। बाकी 6 जो केसेस हैं आप वो एक्सप्लेन कर देंगे। यहां पर ये क्या है, कॉनकेव मिरर, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव, ये हमने बना लिया, ये इसका क्या बन गया, पोल, ये क्या बन गया, इसका फोकस, ये बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कहां पर है, सी पर है। कॉनकेव है, कॉनकेव कौन सी वाली इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। सी पे जब भी ऑब्जेक्ट रहता है उसकी इमेज कहां पर बनती है, सी पर बनती है। हमने पढ़ा हुआ है, ये ए बी आ गया, ये ए डैश आ गया, ये बी डैश आ गया, ये लाइट रे गई, लाइट रे पास होकर कहां पर आ जाती है, फोकस पर। और अगर हम बात करें ये गई, ये कहां पर आ जाती है, फोकस पर। दोनों कहां मिल जाती है, फोकस पर मिल जाती है। इस तरीके से आपको क्या करना था, वहां पर डायग्राम बना देना था। अगला क्या दिया हुआ है, अगला हमसे बोला गया अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू मिरर। इसको हमने क्या करा, रियर व्यू मिरर की तरह यूज करा, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 3 मीटर। कौन सा वाला मिरर है, कॉन्वेक्स। कौन सा वाला है, कॉन्वेक्स। अब यहां पर अगर हम बात करें, बस लोकेटेड है 6 पे, आपको क्या करना है, इमेज बताना। देखो इसको जल्दी से हम यहां पर बता देते हैं, क्या लगाना है हमें, इमेज बताना है, और मिरर में है। कौन से वाले में है, मिरर में। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। अगर हम ध्यान देखिए, तो हम यहां पर निकाल रहे थे कॉन्वेक्स मिरर में इमेज की फॉर्मेशन कहां पर है। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ प्लस होती है, तो ये आएगा 1/3। u कितना है, -6 इज इक्वल टू 1/v। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 के टेबल में 2 बार में 2, फॉर्मूले का -6 के टेबल में 1 बार में नीचे का माइनस ऊपर, 1/v। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो 2 + 1 और डिवाइडेड बाय 6, 1/v। ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 6/3, तो v आ जाएगा 2। v कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 36, इसमें x और y हमें आइडेंटिफाई करना है। x क्या है यहाँ पर, स्टिग्मा, x क्या है यहाँ पर, स्टिग्मा, और y क्या है यहाँ पर, y है एंथर, y क्या है, एंथर। चलो आइडेंटिफाई कर लिया। अब आगे अगर हम बढ़े, नेम द येलोइश कलर्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय द लेबल्ड एज y। y क्या था हमारा, एंथर। तो येलो कलर का जो प्रोड्यूस होता है वो क्या रहता है, फर्स्ट वाले में सबसे पहले क्या लिखना था, वहां पर x से हमारा स्टिग्मा, x क्या है, स्टिग्मा। y क्या है हमारा, y है एंथर, y क्या है, एंथर। सेकंड वाले में इन्होंने क्या पूछा, येलो कलर का क्या प्रोड्यूस होता है, तो ये क्या रहता है, पोलन ग्रेन। क्या रहता है, पोलन ग्रेन। फिर अगर हम ध्यान दें, राइट द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच दीस आर ट्रांसफर्ड टू द पार्ट एक्स। का कैसे पहुंचते हैं एक्स तक, ये पहुंचते हैं पॉलिनेशन से। कैसे पहुंचते हैं, पॉलिनेशन से। तो यहां पर क्या लिख देंगे, पॉलिनेशन। फिर अगर हम ध्यान दें, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। आपको क्या करना है, सीड फॉर्मेशन की प्रोसेस बताना है। तो हम क्या करेंगे, पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट रहता है वो क्या करता है, अपने ऊपर एक पर्टिकुलर लेयर फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से सीड बन जाता है। जो ओव्यूल वाला पार्ट रहता है वो फ्रूट बन जाता है, ओवरी क्या बन जाता है, हार्ड कवरिंग बन जाता है। उसको आपने एक्सप्लेन करना है। फिर अगर हम ध्यान दें, यहां पर हमें क्या करना है, सेकंड वाला करना है। कौन सा करना है, सेकंड में नेम द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा वाला है, आपका पैरामीशियम डिवाइड हो रहा, तो ये कौन सा वाला है, बाइनरी। कौन सा वाला है,
बाइनरी। आइडेंटिफाई करना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, तो ये क्या है हमारा पैरामीशियम। क्या है ये हमारा पैरामीशियम। दो एडवांटेजेस बताना है। दो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, यहां पर लार्ज नंबर में क्या करा जा सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है बेबीज का। यहां पर लार्ज नंबर में जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन हो जाएगा। और अगर हम बात करें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिल जाएंगी डॉटर सेल में, और जो उसकी क्या रहने वाली है, मदर सेल उसके अंदर। और फिर अगर हम बात करें नेम एंड एक्सप्लेन एनी वन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रा। हाइड्रा क्या करता है, बडिंग करता है। हाइड्रा क्या करता है, बडिंग करता है। बडिंग में वहां पर वो अपने बॉडी के एक पार्ट में एज एन आउटग्रोथ को प्रोड्यूस करता है, जो कि लेटर ऑन एक ऑर्गेनिज्म में बदल जाती है। फिर अगर हम ध्यान दें, अगला है सेक्शन ई। अगला कौन सा है, सेक्शन ई। सेक्शन ई सबसे कंपेटिटिव सेक्शन है, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। यहां पर अरेंजमेंट नंबर 1 जो करेंगे, इस एक्स से वाई के बीच में सिर्फ R1 लगाने वाले हैं, यानी एक कंडक्टर लगाने वाले हैं। फिर R2 लगाने वाले हैं, फिर R1 और R2 को सीरीज में लगाने वाले हैं, फिर R1 और R2 को कैसे लगाने वाले हैं, पैरेलल में लगाने वाले। ठीक है, हमने समझ लिया है। अब क्या पूछा गया, ऊपर जो हमने अरेंजमेंट ऑब्जर्व कर क्या है, उनके अकॉर्डिंग Which one of the graph represent the combination of R1 and R2। यहाँ पर दोनों कॉम्बिनेशन यानी सीरीज। कौन सा वाला, सीरीज। सीरीज में आपको पता है रेजिस्टेंस कैसा रहता है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहां पर होगा, डी में। सबसे ज्यादा कहां पर होगा, डी में। तो ए को कौन रिप्रेजेंट करता है, डी। क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा क्या रहने वाला है, मोस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस। यहां पर सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस होने वाला है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होने वाला है, जिसके कारण ये क्या करेगा, इस चीज को शो करेगा। फिर अगर हम ध्यान दें, Which one of these graph represent the parallel combination। पैरेलल में करंट कैसे रहता है, सबसे कम कहां पर है, ए में। सबसे कम कहां पर है, ए में। तो ये क्या हो जाएगा, ए शो करता है पैरेलल। ये बी वाला, सी वाले पार्ट में क्या बोला है, शो एन अरेंजमेंट ऑफ 3 रजिस्टर। आपको क्या करना है, 3 रजिस्टर की अरेंजमेंट बताना है। क्या बताना है, 3 रजिस्टर की अरेंजमेंट बताना है, जिनका रेजिस्टेंस कितना है, 10, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आना चाहिए 15। तो अगर आप ध्यान दें, जैसे आपने क्या कर लिया, यहां पर एक रजिस्टर लगा लिया, ये 1 वाला, ये कैसा लगा लिया, 1, जिसका कितना हो गया 10। दो को पैरेलल लगा लें तो 10 और 10 नीचे आएंगे, तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5। यानी दो कैसे लगाने हैं, दो लगाने हैं पैरेलल। ये लग गया पहला, ये लग गया दूसरा, इनको लगा दिया, ये 10 और ये 10। तो 10 और 10 का लेंगे तो 1/10 प्लस 1/10 कितना आता, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आ जाता 2/10। 2/10 कितना हो जाता, 1/5। यानी आरपी कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। इसको प्लस करते आरएस के साथ तो कितना होता, 10 + 5। तो ये हो जाता हमारा 15 ओम। एक को लगाना है पैरेलल, दो को लगाना है पैरेलल, एक को लगाना है सीरीज में। फिर अगर हम ध्यान दें, क्या बोला गया, अब बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, एक बैटरी को हमने कनेक्ट करा है सीरीज कॉम्बिनेशन में 5 रजिस्टर के साथ, 1, 0.1, 0.2, 0.3 इस तरीके से। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 0.3 रजिस्टर। सीरीज में करा है, सीरीज में करंट कैसा रहता है, सेम रहता है। तो अगर हम बात करें, हम इसका कर रहे हैं सेकंड वाला पार्ट, तो हमें क्या पता है, रेजिस्टेंस सीरीज में सब प्लस कर लेते हैं, 0.1, 0.2, फिर आ जाएगा 0.3, 0.4, 0.5 प्लस करते हैं, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15। तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 ओम। और V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। हमें क्या निकालना है, I निकालना। I इज इक्वल टू क्या होगा, V/R। V कितना है हमारा 6, और ये कितना है 1.5। तो जो करंट फ्लो करेगा वो कितने एम्पियर का करेगा, 4 एम्पियर का। कितने एम्पियर का करेगा, 4 एम्पियर का। आ जाते हैं 38 पर। 38 क्या है, A and B are 2 सॉल्ट। A और B यहाँ पर क्या है, 2 सॉल्ट है। ठीक है, हम कंसिडर करना है, इनको हम वॉशिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो सॉल्ट और डिटर्जेंट रहते हैं जिन्हें वॉशिंग पर्पस के लिए करते हैं। सॉल्ट ए को हमने यूज किया बाथिंग के लिए, तो यानी सॉल्ट ए कौन सा है, सॉल्ट ए है सोप, सॉल्ट बी कौन सा है, डिटर्जेंट। सॉल्ट बी कौन सा है, डिटर्जेंट। तो हम लिख लेते हैं सॉल्ट ए जो है वो है हमारा सोप, ये क्या है हमारा सोप। और जो सॉल्ट बी है ये क्या है हमारा डिटर्जेंट, ये क्या है हमारा डिटर्जेंट। अब यहां पर ध्यान दिया जाए, क्या क्या लिया है हमने, यहां पर रेन वाटर विथ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ए। सॉल्ट ए को हमने रेन वाटर में डाला। रेन वाटर के अलावा क्या है, ट्यूबवेल वाटर। जो रेन वाटर रहता है वो कैसा रहता है, सॉफ्ट वाटर रहता है, और जो ट्यूबवेल वाटर रहता है वो कैसा रहता है, हार्ड वाटर रहता है। ठीक है, हम ये याद रखेंगे, दोनों के साथ, इन दोनों के साथ मिलाए। ठीक है, आगे हमसे क्या पूछा गया वो हम देखते हैं। आपने टेस्ट ट्यूब को मिला दिया, इन विच वन ऑफ द 4 टेस्ट ट्यूब इज फॉर्म
इज द फॉर्म फॉर्म्ड मिनिमम, जो फोम है वो सबसे कम होगा। हार्ड वाटर प्लस सोप, हमें पता है हार्ड वाटर प्लस सोप, तो हार्ड वाटर प्लस सोप कहां पे आ रहा है, हार्ड वाटर यानी ट्यूबवेल का पानी, और ये क्या है, सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ए, तो कौन सा हो जाएगा, थर्ड, कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे ए वाले में कि जो थर्ड वाला रहेगा उसमें सबसे कम रहने वाला है। डिफरेंशिएट करना है ए और बी के बीच में, ए क्या है हमारा, ए है हमारा सोप, ए क्या है हमारा सोप, बी क्या है हमारा डिटर्जेंट। और हमें पता है ये क्या करता है, जो सोप रहता है ये सॉफ्ट वाटर में, कौन से वाले वाटर में, सॉफ्ट वाटर में क्या करता है, क्लींजिंग अच्छे से शो करता है, फोम क्या करता है, फॉर्म करता है। डिटर्जेंट क्या करता है, सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर दोनों में क्या करता है, क्लीनिंग शो करता है। और अगर हम बात करें हमेशा वो क्या करता है, फोम फॉर्म कर लेता है। फिर अगर हम ध्यान दें थर्ड वाले में हमसे पूछा गया है, हम इसके आ गए हैं सी वाले में, ईस्टर क्या है, ईस्टर क्या रहते हैं हमारे, स्वीट स्मेलिंग प्रोडक्ट रहते हैं, क्या रहते हैं, स्वीट स्मेलिंग प्रोडक्ट या कंपाउंड रहते हैं जिनको सोप्स में, डिटर्जेंट में, परफ्यूम वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन ईस्टर रिएक्ट विद अल्कली, जब उसको हम क्या करते हैं, एल्कली के साथ मिलाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जब ईस्टर एल्कली के साथ मिलता है तो वो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कॉज करता है। सैपोनिफिकेशन के वजह से वहां पर सोडियम सॉल्ट बनता है, सोडियम सॉल्ट हेल्प करता है चीजों को क्लीन करने में। एक दिया जाए, व्हाट इज द cause of hardness of water, sometime it is observed that while bathing foam is formed while difficulty and insoluble substances form। जो हार्ड वाटर रहता है वो तब बनता है जब बहुत सारे सॉल्ट क्या हो जाते हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के अंदर जो सोप रहती है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाती है, जिसके कारण अगर हम बात करें वहां पर वो अपना रिएक्शन अच्छे से शो नहीं करती है। अब यहां पर अगर ध्यान दिया जाए 39 वाले पर जल्दी से खत्म करते हैं। यहाँ पर 39, एक पर्सन है जो कि एक रॉकी हिल क्लाइंब कर रहा है, एक पैनिक स्टेट और फियर में है, उसकी बॉडी क्या कर जाती है, फ्लाइट और फाइट के फॉर्म में आ जाती है। बेस्ड ऑन द अबव रिएक्शन हमें क्या करना है, हार्मोन बताना है। कौन सा हार्मोन रहता है जो आपको इस सिचुएशन में रिलीज होता है, एड्रेनालाइन हार्मोन, जो हमारे बॉडी में हार्ट रेट क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और अगर हम बात करें, हम या तो फाइट के मोड में आ जाते हैं या इतना ज्यादा डर जाते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सोर्स ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड कौन सा रहता है, एड्रेनल ग्लैंड, कौन सा रहता है, एड्रेनल ग्लैंड। फिर अगर हम ध्यान दें, स्टेट 2 responses of the body of a person as a result of the secretion of this hormone, हमारी बॉडी में जो हार्ट बीट रहती है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है और हम काफी ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा वो काम करने लगते हैं। जैसे आपने विराट कोहली को फील्ड पर देखा होगा, जब भी वो बहुत ज्यादा एक्साइट होता है तो वो क्या करता है, अलग अलग तरीके की रिएक्शन शो करता है। फिर अगर हम ध्यान दें, हाउ डज द एक्शन ऑफ केमिकल सिग्नल ऑफ हार्मोन डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल नर्व, जो इलेक्ट्रिकल नर्व्स रहती हैं वो शॉर्ट स्पैन के लिए रहती हैं, और अगर हम बात करें जो कौन से रहते हैं, हार्मोन्स रहते हैं, वो काफी देर तक हमारी बॉडी को क्या करते हैं, बनाकर रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन को प्रेस करें, और अगर हम बात करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। अगर इसमें आपको कोई गलती दिखती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें राइट आंसर के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू।